लोकसभा की कांग्रेस के पास दिल्ली से नहीं है। पंजाब के अंदर स्थिति जो है वो बेहतरीन है। 8 सीटों पर कांग्रेस कह रही है कि हम लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मौजूदा आपको बता दें 13 सीटें हैं और 8 सीटें पहले ही कांग्रेस के पास 2019 में कांग्रेस ने जीती। तमिलनाडु के अंदर अगर हम बात करें तो 10 सीटों पर कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तमिलनाडु की जब हम बात करें तो तमिलनाडु में 8 सीटें कांग्रेस के पास हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे दिलचस्प स्थिति, कांग्रेस कह रही है कि हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पास मौजूदा अभी 1 सीट जो है वह कांग्रेस ने जीती है। तो इन राज्यों के अंदर कांग्रेस का भी कहना है, महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर जहां कांग्रेस के पास केवल 1 सीट है, वहां पर कांग्रेस का यह कहना है कि हमें कम से कम 26 सीटें जो है वो चाहिए। तो आज इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। दिलचस्प रहेगा 2024 की रणनीति पर हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में। तो इस बीच कांग्रेस की जो प्लानिंग है कितनी सही है, आज विस्तार से इस पर मंथन करेंगे, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो क्या विपक्ष की मजबूती के लिए प्लान सही है, रोडमैप सही है? इस बीच कांग्रेस का विजन क्या है, विचारधारा क्या है, एजेंडा क्या है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। कांग्रेस की प्लानिंग के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, आप सीटों पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन सीटों के साथ साथ एक कॉमन एजेंडा देश को लेकर। अगर आप कह रहे हैं देश में बेरोजगारी है, ठीक है, मान लिया, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए कांग्रेस के पास प्लान क्यों है? और विपक्ष को यह बताना कि बेरोजगारी है, क्यों बेरोजगारी है, ये जनता को बताना बेहद जरूरी है। कांग्रेस ये तो कह देती है कि बेरोजगारी है, लेकिन क्यों है ये कभी बताते हुए नजर नहीं आए। और आपके पास क्या प्लान है? इस बीच जब हम बात करें INDIA गठबंधन का, जो ये दल है, 28 दल है, एक दक्षिण भारत में बैठा कहता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर टिप्पणी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व को लेकर टिप्पणी। माना आपके पास 39 सीटें हैं DMK के पास, और 39 में से 38 आपने जीती भी, लेकिन बात यह है कि ये ना हो ऐसे बयानों के लिए कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत से कोई सीट ही ना मिले, इसके बारे में कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। तो एक विचारधारा नहीं है, एक एजेंडा नहीं है। तो जब 2024 की हम बात कर रहे हैं, INDIA के अंदर जो सीट शेयरिंग की बात हो रही है, दिल्ली जैसे राज्य जहां पर कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम 5 सीटों पर लड़ेंगे, और मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की है, जो हाल ही में नई नवेली नेशनल पार्टी बनी है। तो दिलचस्प है। इस बीच 2024 के अंदर जब INDIA गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो कमांड कंट्रोल क्या है? कांग्रेस आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अपना एक प्रेस नोट देती है और कहती है कि जी हमने ये तय कर लिया। तो अलायंस किस बात का? ब्रिक बदर दूसरों से पूछ ही नहीं रहा है कि आप कितनी सीटें चाहते हैं। कांग्रेस ने ये तय कर लिया 291 सीटें, जहां पर अकेले लड़ेगी, 85 सीटें अलग अलग राज्यों से। जम्मू कश्मीर, जहां पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, वहां पर कांग्रेस का कहना है कि वह अकेले सभी सीटों पर लड़ेगी, या फिर सहयोग अगर लेगी तो कम से कम 3 या 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ने की उम्मीद जता रही है। तो ये कितना पॉसिबल है, कितना संभव है, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी, जो दक्षिण भारत के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है, जहां पर हाल ही में कर्नाटक से हार मिली, और कर्नाटक में हार मिलने के बाद जब हम एक स्थिति देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की और नॉर्थ ईस्ट के साथ दक्षिण भारत की, तो बीजेपी की मजबूत नजर नहीं आ रही। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ बीजेपी से है, जावेद अंसारी कांग्रेस से, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, रवि अरोड़ा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए, और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले जावेद अंसारी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। माना कि नया साल है, सभी नए नए रेजोल्यूशंस रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के रेजोल्यूशंस जो हैं वो बहुत महत्वाकांक्षी लग रहे हैं। आपका कहना है कि 291 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे और 85 सीटों पर गठबंधन का सहयोग लेंगे। ऐसा कैसे संभव है सर? सबसे पहले तो नववर्ष की आपको और पैनलिस्ट को, पूरे देश के वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। और हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नया वर्ष है, नई उमंग है, नया जोश है। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और कितनी सीट किसको मिलेंगी, कहां कौन लड़ेगा, इस पे भी चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ कौन सी सीट कहां कौन कितनी लड़ेगा। ये केवल आपका आकलन है, और वो आपका अधिकार है, आप आकलन कर सकते हो। अभी तक हमारी जो मीटिंग हो रही है, वो भी हमारी इंटरनल मीटिंग हो रही है, और अभी एनडीए गठबंधन के साथ भी मीटिंग होगी, जिसमें हम हर चीज प्लान आउट करेंगे और बिल्कुल डिक्लेयर करेंगे, कैंडिडेट भी, इंडिया गठबंधन के भी और कांग्रेस के भी। आपको सब चीजें देखने को मिलेगी, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। पलक जी। सर बिल्कुल धैर्य रखेंगे, हम तो धैर्य रखेंगे आपकी रणनीति के लिए। अवधेश जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस अभी मंथन कर रही है कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी, इस बीच बीजेपी शायद दक्षिण भारत को भूल चुकी है सर। जी अवधेश जी। अवधेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है?
जी आवाज आ रही है जी, बताइए आप पूछिए। सर, दक्षिण भारत को शायद बीजेपी भूल चुकी है। क्या सारा चुनाव जो है वो उत्तर भारत से ही जीत लिया जाएगा? पलक जी, ये कहना गलत है कि दक्षिण भारत को भाजपा भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 140 करोड़ की जनता है, वो उसकी सुरक्षा सुविधा के लिए देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। ये नहीं है कि पिछली सरकारों में आपने देखा कि किस तरह से एक तरफा विकास हुआ करता था, एक तरफा लोगों के बारे में सोचा जाता था। आज के समय में यदि प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा अगर उत्तर पूर्वी में मिल रही है तो उतनी ही दक्षिण भारत में मिल रही है। पूरे भारत दक्षिण भारत का तो कहना है, ममता जी का कहना है मनरेगा के फंड्स मांग रही हैं वो। पिछले कितने महीनों से, सालों से आप मनरेगा के फंड्स तक नहीं दे रहे हैं पश्चिम बंगाल को। देखिए, यदि ममता जी की बात करें तो आपको पता होगा, ममता जी के लिए तो जो कांग्रेस के जो इनका गठबंधन के जो नेता हैं, उन्होंने खुद ही कहा था कि जो बंगाल में जो है लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है। ये तो एक ही खेत के वो हैं। सर, आपने सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा कहना यह है, जब केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार, सबके प्रधानमंत्री हैं, दक्षिण के भी हैं, उत्तर के भी हैं, पूर्वोत्तर के भी हैं, तो सर ममता जी का साफ साफ कहना है कि आप मनरेगा के फंड्स क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए पलक जी, ऐसा जो ममता जी कह रही हैं वो गलत कह रही हैं। केंद्र सरकार से बराबर मात्रा में जो सुविधा दी जाती है, जनता तक जो पहुंचाई जाती है, वो जा रही है। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है जब राज्य सरकार उसको जो है जनता तक पहुंचाने का काम नहीं करती। आप एक बार बताइए, आयुष्मान योजना है, 5 लाख तक का उसमें इलाज होता है फ्री में, लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रही। तो गलती किसकी है इसमें? केंद्र सरकार की कि उस राज्य सरकार की? सर, दोनों की सरकार नहीं है सर, दोनों की। मैं वही कह रहा हूं। देखिए, केंद्र से जो योजना जारी है, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, सर मेरे आपसे 2 सवाल रहेंगे। ठीक है, उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी बिल्कुल विस्तार से। कितनी योजनाएं आपने रिलीज नहीं करे, फंड्स रिलीज नहीं करे, विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, पहले हम शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। जो कांग्रेस ये रोड मैप बना रही है अकेले बैठी बैठी, अपने अलायंस का समर्थन ना लेते हुए, उनके साथ विचार ना करते हुए, आपको कैसा लगा इनका पूरा ये मेगा प्लान? क्या ये जीत की गारंटी दे रहा है? और दूसरा, ये जो आरोप लगातार दक्षिण भारत के अंदर जितनी भी सरकारें लगा रही कि केंद्र सरकार जो है अगर डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तो फंड्स रिलीज जो है उस राज्य के होना संभव नहीं है। जी सुनील जी। देखो पलक, सारा कुछ तो आपने बता दिया, मेरे पास तो कुछ बचाने को बचा ही नहीं, जिससे जावेद अंसारी साहब सहमत नहीं है। मुझे लगता है या तो जावेद अंसारी अपने नेताओं को सुनते नहीं, समझते नहीं, या लगता है उनको फॉलो नहीं करते हैं। 2 दिन का जो मंथन हुआ और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो मंथन किया है, सारा कुछ आपने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। मैं यही देख रहा था कि पलक सब बताया जा रही है, मेरे पास कुछ बताने को बचा ही नहीं है कि मैं क्या बताऊंगा। सारा आपने राज्य व्यय बता दिया। निश्चित तौर से ये मान के चलिए पलक, जहां 291 सीट पे कांग्रेस लड़ने का जब विचार कर रही है, जो नेताओं ने मंथन किया है, और 85 सीट पे अपने क्षेत्रीय गठबंधनों से जो मांगेगी, कुल मिला के 376 सीटें होगी। वो असंभव सी बात लगती है जो कांग्रेस ने मेगा प्लान बनाया है। इंडिया गठबंधन से पहले खड़गे साहब ने ये बड़ा सहज स्वीकार किया था कि जहां हम नंबर 1 पे और नंबर 2 पर जो भी पार्टियां हैं उनको वो टिकट दी जाएगी, और वो लगभग 200 के आसपास कांग्रेस के खाते में सीटें जा रही थी, 220 के आसपास। अब मेगा प्लान 376 सीटों का बन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि क्षेत्रीय दल इसको स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक बातें की जाती हैं। जितना आप मांगेंगे कम से कम पे तो समझौता होगा। हो सकता है ये कांग्रेस की रणनीति रही हो, और ये असंभव बात इसलिए लगती है कि दिल्ली में आप पार्टी कांग्रेस को 5 सीट दे सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो 5 सीट मांगने की बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीट मांगने की बात कर रही है, 10 सीट में आप नंबर 2 पर थी नहीं, 1 सीट आपने जीती और 3 सीटों पर आप नंबर 2 पर थे। अगर खड़गे साहब की बात की जाए तो 4 सीटें आपको उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। तमाम ऐसे राज्यों की आप बात कर लीजिए जहां निश्चित तौर से लगता है कि जो 2 दिन का कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मंथन हुआ है वो गलत दिशा में जा रहा है। यदि ऐसी कम से कम बीच की बातें निकलती जहां क्षेत्रीय दल उसको स्वीकार भी करते। जब आप अकेले ही 376 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों के लिए बचेगा क्या? फिर कुछ नहीं बचने वाला। और 376 सीटों में यदि आप जहां प्लान बना के चल रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कि लगभग हम 200 सीटें जीत लेंगे, मतलब 50% सीटों पर वो प्लान कर रहे हैं कि 50% सीटें हम इसमें जीत लेंगे। सर, बीजेपी की रणनीति पर दक्षिण को लेकर क्या कुछ कमेंट?
नहीं, देखिए दक्षिण की मुझे लगता है कि यदि हम 2000 पहले से की अपेक्षा करें बीजेपी की और आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, निश्चित तौर से बीजेपी ने बहुत कुछ पाया है। और रही डबल इंजन की सरकार, ये तो होता आया है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है और प्रदेश में सरकार होती है, इजीली उसको फंड मिलता है। यदि किसी दूसरे राजनीतिक दल की सरकार रहती है तो समस्या तो होती है। कोई भी केंद्र की सरकार नहीं चाहेगी कि प्रदेश में दूसरे राजनीतिक दल की सरकार है उसको उसका श्रेय जाए। ये तो राजनीतिक समीकरण बनते ही है कि उनको रोकने का प्रयास, उनकी समीक्षा का प्रयास या तमाम आरोपों का प्रयास केंद्र और राज्य सरकारों में वहां चलता है जहां विपक्ष में बैठे हुई दूसरी राजनीतिक दल की सरकार प्रदेश में है और केंद्र में किसी दूसरे राजनीतिक दल की सरकार है। तो ये तमाम राज्यों की आप तुलना कीजिए, बिहार कब से फंड मांग रहा है? जब आप नीतीश आपके साथ गठबंधन में थे सब चीजें सही चल रही थी, जैसे ही आपके गठबंधन से हटे फंड बहुत सारे रोक दिए गए। ममता बनर्जी का भी आप पश्चिम बंगाल में देखिए, बहुत सारी सरकारी योजनाएं ममता बनर्जी केंद्र सरकार की योजनाएं लागू नहीं करना चाहती और जो प्रदेश ने केंद्र सरकार से मांगी उसका फंड केंद्र सरकार ने रोक रखा है। तो ये तो सब चलेगा निश्चित तौर से, लेकिन जहां 2024 के रवि अरोड़ा जी क्या कहना चाहेंगे? पहली तो कांग्रेस के मेगा पैन पर हम मंथन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने टारगेट सेट कर लिया है कि 325 तो अकेले हम जीतने वाले हैं। क्या लगता है 2024 के अंदर ये जो रोड मैप दोनों पार्टियों द्वारा बनाया गया है कितना मजबूत है? देखिए पलक जी, जब पहले इंडिया गठबंधन बना था तब लगा था कि शायद कुछ बड़ा हो सकता है, पर जिस प्रकार से अब ये लगातार खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार से शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 23 सीटों की मांग की है और ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों की जो ये मांग कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी इनको 5 सीटों से ज्यादा दे पाएगी? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इनको 5 सीटें देगी? क्या पंजाब के अंदर इनको आम आदमी पार्टी सीटें देगी? वो तो कह रहे हैं कि 13 सीटें हमें ये भी चाहिए, चंडीगढ़ की भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात दिल्ली के अंदर क्या वो 5 सीटें इनको देंगे? तो ये शुरू से ही मेरे को लग नहीं रहा कि ज्यादा क्यों कांग्रेस को खुल के लड़ना चाहिए। लेकिन रवि अरोड़ा जी, इस बीच हम महाराष्ट्र को भूल गए। महाराष्ट्र में तो आंकड़ा सबसे ज्यादा दिलचस्प है, 26 सीटों पर कांग्रेस कह रही है कि हमें चुनाव लड़ना है और एक आपकी वहां पर लोकसभा सीट आप जीते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, ये कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जहां से हम ये रणनीति पूरी तैयार की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से 23 सीटें तो खुद अकेले शिवसेना उद्धव ठाकरे मांग रहे हैं और उसके बाद 26 सीटें अगर कांग्रेस मांगती है और एनसीपी की को तो अभी साइड में रख दीजिए, तो आप खुद समझिए ये खुद शुरू से ही जो है ना, अगर इलेक्शन चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन बनता तो ज्यादा बेटर रहता बजाय, क्योंकि पहले लड़ने से अब इनको दिक्कत ये आ रही कि एक नेशनल पार्टी क्या स्थानीय पार्टी बनकर रह जाएगी क्या रीजनल मुद्दों पर? मतलब आप जो स्थानीय पार्टियों को तवज्जो तो दे रहे हैं, क्या अपने वोटर्स को क्या कहेंगे कि आप दूसरों पार्टियों को जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी आपसे, आप अपना वोट जो है उनको दीजिए? बहुत मुश्किल है इनके लिए, ऐसा नहीं है कि इतना आसान है, क्योंकि कांग्रेस की कोई पार्टी नहीं है, कोई चारधारा से शुरू हुई पार्टी है। तो आज आप उसको क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में काम कर पाएंगे। और रवि अरोड़ा जी, मैं एक बहुत दिलचस्प सवाल आपसे पूछूंगी सर, क्या कांग्रेस चुनाव को समझ नहीं पा रही है? जी देखिए, जब आज से पहले की जो कांग्रेस 2014 से पहले की जो कांग्रेस हुआ करती थी उसके अंदर जो पुराने नेता थे उनकी जो है राय मशवरा करके पूरी तरह से डिसीजन लिया जाता था, पर अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिसीजन मेकर ये जो है स्पष्ट रूप से जो है गांधी नेहरू परिवार बनकर रह गया। बेशक से मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा चेहरा बनकर वो आए हैं पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन आज कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर की कमी है और सच में डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं फेलियर होते नजर आ रहे हैं। और 2014 के बाद से लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस सिमटती नजर आ रही है, ऐसे में कोई बहुत भारी क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए और खासकर आम कार्यकर्ता का मनोबल टूट रहा है और वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है दूसरी पार्टियों की तरफ। ये बात समझने वाली है। तो ये वोट शेयर में बेशक देखिए बात समझने वाली है कि 2024 के लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अगर रणनीति करते करते टाइम बहुत थोड़ा बचा है और अभी भी रणनीति नहीं तैयार कर पाए, जनवरी पे बात जाके पहुंच रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने ठीक है डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, ये तो बात करी हमने कांग्रेस की, अभी ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी को भी आईना दिखाते हैं सर। अब आपके पास जेडीयू नहीं है, फिर शिवसेना जो है वो टूट चुकी है, आपके पास आधी अधूरी बची है। उद्धव के लिए अभी भी इमोशनल टच जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। बीजेडी को लेकर भी अभी कोई स्थिति नहीं है कि आप पता नहीं ओडिशा में उनके साथ चुनाव लड़ भी सकते हैं। वहां की इकाई ने कहा है कि अभी हमें मालूम नहीं, अपर कमान से हमें आदेश नहीं आया है। दक्षिण के अंदर एक आपके पास एनडीए की सीट है। जब मैं बात कर रही हूँ तमिलनाडु की, तमिलनाडु जैसे राज्य के अंदर सर एनडीए के पास बीजेपी के बलबूते पर नहीं, सहयोगी दल के बलबूते पर महज और महज एक सीट है। तो सर मंथन कहां हो रहा है? क्या केवल उत्तर प्रदेश से ही चुनाव जीता जाएगा, उत्तराखंड से चुनाव जीता जाएगा? देखिए पलक जी, पहले तो मैं थोड़ा देर से जुड़ा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सभी के लिए नववर्ष की बहुत बहुत बधाई।
मैं थोड़ा भूल गया था उस समय। जी सर। और JK News 24 की सभी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी अब मैं बात करता हूं, जो आप बात कर रहे हैं उसका जवाब देता हूं मैं, ठीक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा किस तरह से काम करती है, या ग्राउंड पर काम करते हैं यहाँ के कार्यकर्ता। यहाँ कोई इससे मतलब नहीं है कि BJD नहीं है, JDU नहीं है। यहाँ 140 करोड़ की जनता, देश की जनता का जो प्यार है अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए समर्पित, क्या आप देख रही हैं। और ये 2024 में आपके सामने भी आएगा। देखिए ये जो इंडी गठबंधन है ना, मैं आपके चैनल में कई बार कह चुका हूँ, एक कहावत आपने सुनी है, ये भाई लोग बैठे हमारे, कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा। ये कुनवा वो कुनवा है, इसका पता ही नहीं है, ना और है ना छोर है। कोई कभी अलग हो जाता है, कोई कभी किसी की बुराई करता है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत लेटेस्ट है, अभी आपने देखा होगा, JDU के एक नेता कहते हैं खड़गे कौन है, हम तो जानते नहीं खड़गे को, खड़गे वड़गे कौन है ये। ऐसे तो बयानबाजी कर रहे हैं कि खड़गे के नेता। ठीक है सर, सीटों की बात आ जाइए आप, एक मिनट उपाध्याय जी नहीं, एक मिनट नहीं सर, सवाल मैं आपसे अभी बीजेपी को लेकर पूछ रही हूँ सर बीजेपी के लिए अभी आत्मचिंतन करते हैं सर, फिर दूसरों की भी गिनाएंगे। बोलिए सर, बीजेपी की क्या रणनीति है इन राज्यों में सर? देखिए बीजेपी कोई रणनीति नहीं है। बीजेपी जो 24 घंटे 7 दिन 12 महीने काम करती है जमीनी स्तर पर। तो बताइए ना सर, बिहार, महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर सर क्या रणनीति है जहां पर आपकी स्थिति पहले के मुकाबले और कमजोर नजर आ रही है? बिल्कुल पलक जी, बीजेपी की एक ही रणनीति है, केवल विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलने का, और सबका प्रयास, सबके प्रयास से भारत को आगे बढ़ाने के लिए, यही रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए देश की 140 करोड़ की जनता का प्यार अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति। तो सर दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं कि आप फंड रिलीज नहीं करते, आप कह रहे हैं कि सबका विकास, सबका साथ। क्या ऐसे कैसे होगा सर? सब जगह रिलीज होता है पलक जी। अगर फंड की हम बात करें, देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप सुनिएगा। फंड की यदि बात करें, फंड रिलीज होता है, लेकिन राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं कर पाती है। वो फंड पड़ा जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। और झूठ बोलो। सोचिए आप एक बात बताइए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं, जो क्या गरीब कल्याण के लिए, क्या वो उनके तक नहीं पहुंचनी चाहिए? आयुष्मान योजना है, क्या वो बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने उन्हें गरीबों को दिया? ठीक है सर, विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे, कांग्रेस से कमेंट लेंगे, क्योंकि इस वक्त बड़ा सवाल, आप चारों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बड़ा सवाल ही खड़ा हो रहा है बीजेपी पर। अब दक्षिण भारत के राज्य और वह राज्य जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ही केंद्र के फंड्स जो है वो रिलीज होंगे। विस्तार से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। 24/7 न्यूज में स्वागत है। 24 के मुकाबले पर विस्तार से चर्चा हो रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए एक बार फिर से परिचय करा दे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी से, जावेद अंसारी कांग्रेस से, डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट, रवि अरोड़ा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। जावेद अंसारी जी क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट का ये कहना है कि जो गणित कांग्रेस ने सेट करी है ये गलत है और ये जीत की ओर आपको नहीं लेकर जाएगी। खड़गे जी एक तरफ कह रहे हैं कि उन राज्यों में जहां पर हम पहले दूसरे स्थान पर हैं वहां पर हम किसी को मौका नहीं देंगे। तो आंकड़ा सर वो तो 209 है, आप अभी भी कह रहे हैं कि हम 375 तक की सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ेंगे और 291 पे अकेले लड़ेंगे। जी सर। पहले मैं जवाब दे दूं, फंड की बात बता देता हूं मैं। फंड का कह रहे हैं कि फंड ने GST नहीं देते हैं। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिले थे, 18,000 करोड़ की उन्होंने मांग की थी कि वहां पे सूखा प्रभावित 200 से ज्यादा तालुका सूखे में की चपेट में है, आप फंड दे दीजिए, दिए नहीं। वो अभी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी, 4 जिले पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले थे, फंड दे दीजिए, वो नहीं दे रहे हैं, GST नहीं दे रहे हैं। और भाजपा की बात मैं बता दूं आपको, हम कहां लड़ेंगे वो भी आपको सब बताऊंगा। लेकिन केरल में भाजपा है क्या, तमिलनाडु में DMK के साथ इनका गठबंधन था वो टूट गया, वहां पे ये क्या करेंगे। दूसरा, तेलंगाना में हमारी सरकार आ गई, वहां की 0 सीट होने वाली है। आंध्र प्रदेश में है क्या भाजपा, उड़ीसा में है क्या भाजपा, बंगाल में है क्या भाजपा, पंजाब में इनका अकाली दल से इनका गठबंधन था, वहां है क्या भाजपा। अभी हिमाचल में हमारी सरकार बनी है, यहाँ पे भी इनको हम कड़ी टक्कर देंगे। 190 सीटें ऐसी है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी 1 to 1 फाइट में है। और दूसरा, 56 सीटें हमने ऐसी चिन्हित की हैं जो SC ST की हैं, और वो वहां पे हम दूसरे नंबर पे रहे थे। और भाजपा के जो लोग हैं कि भाई साहब कहते हैं 24 घंटे हम काम करते हैं, काम करना ऐसा किया है आपने, 205 लाख का करोड़ देश पे खर्च कर दिया है। IMF आपको चेतावनी दे रहा है, आपके कान पे जू नहीं रेंगती। आप कह रहे थे बयान देते हैं खड़गे जी और बयान देते हमारे नेता,
सुब्रमण्यम स्वामी भी तो आपके नेता, वो क्या क्या कहते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, उस पर भी चर्चा कर लो। दूसरी, बिहार में चले जाओ, बिहार में जेडीयू इनके साथ था, वो हमारे साथ है। महाराष्ट्र में शिवसेना इनके साथ था, वो हमारे साथ है। तो दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, अभी हमारी चर्चा चल रही है, ये केवल आपका आकलन है, कौन कितनी सीट पे लड़ेगा ये तो अभी हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। जब तक कैंडिडेट घोषित ना हो जाए तब तक मत मानिए कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। दूसरा, हम मुद्दों की राजनीति करेंगे और मुद्दों से इनको हराएंगे, और किस तरीके से हराएंगे पूरा देश देखेगा, क्योंकि 45 साल की इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, सबसे महंगा एलपीजी पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, ये इतने झूठे लोग हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने अपने फोटो लगवाए थे कि 450 का सिलेंडर देंगे, और संसद में कहा कि हमने वादा नहीं किया था। ये तो झूठ है, ये तो जुमला है। तो दूसरी बात यह है कि बार बार ये झूठ बोलते हैं, और इन झूठ पाखंडियों का झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। एकता के साथ लड़ेंगे, नया वर्ष है, नई ऊर्जा है, जितने भी बेरोजगार युवा है वो कांग्रेस गठबंधन को समर्थन देंगे। ठीक है सुनील कौशिक जी, एनर्जेटिक विपक्ष 2024 में सरकार बनाने के लिए तैयार। इस वक्त विपक्ष का ये कहना है कि जो इनके साथ थे वो हमारे साथ हैं। वो तो चलता ही है, कौन गठबंधन में किसके साथ चला जाता है ये तो राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन दिक्कत बीजेपी से नहीं है, पहले कांग्रेस को अपने साथ जो गठबंधन में आए उनसे दिक्कत है। उनको कैसे एडजस्ट करना है, उनको कैसे समायोजित करना है, इसको आप पार पालेंगे, फिर 2024 के चुनाव में लगेगा कि आप ठीक बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो अंसारी साहब आज की डिबेट में बैठे हुए हैं और जो जेके न्यूज ने आंकड़े दिए हैं आज, ये बहुत अच्छे से इस डिबेट को डाउनलोड कर लें। ये शाम तक आपके पास यही रिपोर्ट आ जाएगी से कि आपके नेशनल कमेटी के जो कमेटी बनी है जी सर, जो आज आपके चैनल ने जो रिपोर्ट प्रसारित की है, जो आंकड़े आपने दिए हैं, निश्चित तौर से इस बात को पलक मान के चलिए कि जिस टॉपिक पर, मतलब जो फॉर्मूला खड़गे साहब ने निकाला था, क्षेत्रीय दल तभी साथ साथ आए थे। और ये मानना पड़ेगा कि हाँ, 2019 में आप 209 सीटों पर नंबर 2 पर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही बात थी कि ये क्षेत्रीय दलों ने स्वीकार भी किया था कि खड़गे साहब बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अचानक आपकी कमेटी कहती है कि नहीं साहब, हमको 376 सीटों पर लड़ना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे लगता है टिपिकल लगता है। और जिन राज्यों में आप सीटें मांग रहे हैं, सरकार आने से सुनील कौशिक जी, सपोज हम अभी उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अगर सीट शेयरिंग को लेकर जो आकलन हम बिठा रहे हैं कि ऐसे ऐसे अगर सीट शेयरिंग हो, तो अगर वह सीट शेयरिंग हो जाती है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस मान जाती है, तो जीत को लेकर कांग्रेस के क्या चांसेस हैं, INDIA अलायंस के क्या चांसेस हैं? नहीं, देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पलक जी कि जो भी मुद्दे इस समय जनता के बीच में हैं, उन मुद्दों के समाधान के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट है कि नहीं? बेरोजगारी खत्म करने का आपके पास फॉर्मूला है कि नहीं? महंगाई को कम करने का फॉर्मूला है कि नहीं? 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरी और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। यदि आपको लगता है कि वो भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, तो जनता आप पर विश्वास भरोसा क्यों करे? इस बात का जवाब आपको जनता के बीच जाके देना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे रवि अरोड़ा जी? सुनील कौशिक जी की बात से सहमत हैं कि अभी जो विपक्ष है वह सोल्यूशन ड्रिवन नहीं है? वो बता रही हैं कि बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है, वो रोड मैप नहीं है। जी रवि अरोड़ा जी। सुनील कौशिक जी की बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। सच्चाई यही है कि कोई किसी प्रकार का रोड मैप नहीं है, और खासकर जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष को लड़ना चाहिए था, ना तो विपक्ष पूरी तरह से मजबूत नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के पास वो जमीनी मुद्दे जो होने चाहिए थे, जिसको लेकर, क्योंकि कोरोना के बाद जो समस्याएं देश के अंदर बढ़ी हैं, उनको लेकर जो लड़ना चाहिए था, वो फाइट करने में कहीं ना कहीं विपक्ष नाकाम दिख रहा है। और खासकर जिस प्रकार से 3 राज्यों की जो जीत हासिल हुई है बीजेपी को, इससे यह स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल जीतती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में विपक्ष को जिस मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, रवि अरोड़ा जी की 3 राज्यों में हमारा वोट शेयर कमी नहीं हुआ। नहीं, आप बिल्कुल सही है, उनके वो अपनी जगह सही है, लेकिन बात समझिए आप कि क्या आप उन वोटों का अगर यूज नहीं कर पाए, अगर उनको आप वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो उससे कोई फायदा तो नहीं है ना। आप बात को समझिए। ठीक है, देखिए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा अंतर होता है कि कुछ सीटों पर जो सीटों का बीच का गैप होता है, जीत हार का, तो उसमें कई बार ऐसा लगता है विपक्ष को कि उसमें उसको फायदा मिल सकता है। पर मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश की जब हम बात करते हैं, जैसे आप साउथ की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में
103 जो है सीटें हैं लोकसभा में, साउथ जो दक्षिण से आती हैं, उसमें से मात्र 4 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आश्वस्त इसलिए है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनको कहीं ना कहीं रिझाने में कामयाब हो सकती है वो। और खासकर देखिए अलायंस जो इंडिया अलायंस है वो बनने से पहले जिस प्रकार से बिखरता नजर आ रहा है, खासकर सीट शेयरिंग को लेकर, तो एक नेशनल पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनको मतलब अपने दबाव में लेने में नाकामयाब दिख रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिख नहीं रहा कि आगे लेकिन सर आपने अभी कहा, आपने जिक्र किया बीजेपी की रीजनल पार्टीज की, चलिए आपसे जवाब नहीं लेते, हम उपाध्याय जी के पास ही आते हैं। उपाध्याय जी, रवि अरोड़ा जी ने कहा कि आप बड़े कॉन्फिडेंट है दक्षिण के अंदर अपनी रीजनल पार्टीज को लेकर। सर 38 का आप अलायंस बता रहे हैं, 16 अगर हम बात करें जिनके पास लोकसभा में सीट ही नहीं है, फिर 9 ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा कंटेस्ट ही नहीं किया, तो बीजेपी के लिए भी अवसर है सर कि आप आत्मचिंतन करिए, इतनी मजबूत स्थिति है नहीं। देखिए पलक जी, आपने देखा होगा जब किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट के एग्जाम होते हैं, कुछ बच्चे तो एग्जाम की रात को ही पढ़ते हैं और डर बना रहता है कहीं पास हो या फेल हो। लेकिन जो पहले से ही तैयारी करते हैं एग्जाम की, इस सब्जेक्ट की इस समय तैयारी करनी है, इस सब्जेक्ट की इस समय तैयारी करनी है, उनको चिंता नहीं होती कि रिजल्ट हमारा क्या है। आप तो मुझे साइकोलॉजिकल क्लासेस मत दीजिए सर, मुझे गणित बताइए सर। जो रणनीति चल रही है अभी वो साइकोलॉजिकल नहीं चल रही है सर, जनता साइकोलॉजी नहीं समझती है। जनता ये समझती है कहां पर कौन सी पार्टी मजबूत है और उसे और कैसे मजबूत करना है। पलक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने बात कही वो साइकोलॉजी नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं सर, ये साइकोलॉजिकल क्लास है। बताइए मुझे गणित बताइए बीजेपी की। अरे गणित तो मैं बता रहा हूँ, आपका साइकोलॉजी है, ये सच्चाई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है 12 महीने 7 दिन 24 घंटे, और हमारा एक ही संकल्प है, एक ही रणनीति है विकास की। आप देख रहे हैं सर, क्या आप समझ रहे हैं? एक सेकंड सर, मैं बताती हूँ आपको। मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ और ना ही मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जर्नलिस्ट होने के नाते सर मैं आपको समझाती हूँ। सर एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ बीजेपी के लिए, सर काम आएगा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। जो अभी 3 राज्यों के अंदर सर कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ है ना, ये दर्शाता है कि वहां पर कांग्रेस विरोधी लहर नहीं है, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हमें 4 राज्यों में। सर वहां पर कांग्रेस विरोधी लहर ही नहीं है। वे लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया उन्होंने फिर से कांग्रेस को वोट दिया। सर जनता ने कांग्रेस को बाहर कर दिया, केवल ये इसीलिए किया। सर आप ठीक है, आप इसका जश्न मना रहे हैं, आप 3 राज्यों में जीते, अच्छी बात है, लेकिन वो वोट शेयर आपके लिए चिंता का विषय है सर, खतरे की घंटी है। सुनील कौशिक जी, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? जो कांग्रेस का वोट शेयर घटा नहीं 3 राज्यों में, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। कांग्रेस विरोधी लहर नहीं है वहां पर, ये दर्शाती है। जी सुनील कौशिक जी। बीजेपी के नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा हो, और जहां हम हिंदुत्व की बात कर रहे हो, इन 3 राज्यों में या 5 राज्यों में लग रहा था हम लोगों को कि श्री राम मंदिर का मुद्दा वहां नहीं उठेगा, क्योंकि श्री राम मंदिर का मुद्दा ये 2024 के चुनाव के लिए रखेंगे। फिर भी अमित शाह ने तमाम गर्मजोशी से उस मुद्दे को उठाया, तमाम बीजेपी के नेताओं ने उठाया। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, और बीजेपी के बड़े नेता इस बात को लेकर के चिंतन भी कर रहे हैं। आरएसएस में इस बात को लेकर के गंभीरता से मीटिंग भी हुई है। तभी भी अमित शाह ने कहा कि हमें 60% वोट चाहिए। हम 2024 का चुनाव 60% के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम न होना यही दर्शाता है कि उसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। और जितने भी क्षेत्रीय दल जिन राज्यों में चुनाव लड़े, आप देखिए नोटा से कम वोट मिले हैं। चाहे आप पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जरूर आ गई हो, लेकिन आप पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, उनका वोट प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ। तो ये तो देखना पड़ेगा। इस बात से क्षेत्रीय दल भी इस बात को लेकर के अपनी समीक्षा कर रहे हैं कि निश्चित तौर से कांग्रेस बड़े भाई के रूप में, चाहे वो चुनाव हार गई है, नहीं जीती है, लेकिन यदि समर्थकों की बात की जाए और 5 राज्यों की पूरी बात की जाए तो 9 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा मिले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब ये उपाध्याय जी सहमत हैं कि नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से हम लोगों की चर्चा होती है, रहती है। निश्चित तौर से इस बात को लेकर के वो समीक्षा कर रहे हैं। और ये देखिए 2019 में जब वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक मंच पे आ गए थे, तब भी बीजेपी ने बड़ा रणनीति अपनाई। ये लग रहा था कि सपा बसपा का वोट एक साथ आ गया तो निश्चित तौर से हमारी हार होगी, और जो बीजेपी ने रणनीति बदली और बदल करके देखा कि वो 2019 में भी अच्छी खासी सीटें लेकर के आई। तो बीजेपी जहां काम करती है ना, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, तो कौन सा प्लान कब स्थापित करना है, ये बीजेपी के नेताओं को अच्छे से आता है। ये यहाँ कांग्रेस थोड़ा सा फेलियर होती है। क्या बोलना चाहेंगे जावेद जी? क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस पर उठता है वह ये उठता है
कि एक तो बीजेपी जिनके पास पॉलिटिक्स के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी, और वहीं हर दिन देखते हैं कभी पश्चिम बंगाल पहुंचे होते हैं। अभी 2024 में कितना समय है, लेकिन अभी दौरा करना शुरू कर दिया और यही 3 राज्यों के समय भी देखने को मिला। सर, कांग्रेस में वो जुनून नहीं दिखता, वो पैशन नहीं दिखता, वो जज्बात नहीं दिखते। क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे दौरे नहीं करते सर, अलग अलग राज्यों में ग्रास रूट पर कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए? चुनावी मूड क्यों नहीं रहता कांग्रेस में? जी खड़गे जी रोज 5-5 मीटिंग ले रहे हैं और 80 साल के हैं हमारे खड़गे जी, और चुनाव में कोई कम तर ना आके तो बेहतर होगा। और मणिपुर जल रहा है 200 दिन से। प्रधानमंत्री जी कितने बार गए? नॉर्थ ईस्ट इनके हाथ से जा चुका है, क्योंकि जो मणिपुर का हाल किया है इन्होंने। अब प्रधानमंत्री जी इलेक्शन में 5-5 बार गए थे, लेकिन अब नहीं गए और नहीं वो जाने वाले लोकसभा में। नॉर्थ ईस्ट इनसे बिल्कुल साफ है और साउथ इंडिया इनसे पूरा साफ है। और बहुत सारे राज्यों में जैसे हिमाचल है, हमारी सरकार आ गई तो हम वहां पे इनको कड़ी टक्कर सर, देंगे। कितने दौरे किए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी ने? सर जस्ट आस्किंग, कोई एस्टिमेट आपके पास हो पिछले 1 हफ्ते में कितने राज्यों के कितने दौरे किए कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाने के लिए, अगर आप दे पाए तो? अभी हमारी सारी स्टेट यूनिट की मीटिंग चल रही है दिल्ली में। वो सर दिल्ली में चल रही है, गुड। सर तो आप राज्यों के दौरे पर कैसे गए? नेता तो आ रहे हैं ना, क्षेत्र के नेता ही तो मिल रहे हैं ना। सर यही गलती कांग्रेस ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में की थी सर। चिंतन करिए, विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। हम बिल्कुल मजबूत हैं और इतने मजबूत हैं कि इनको छोड़ेंगे नहीं। इस बार इनको हरा के मानेंगे, क्योंकि इन्होंने देश को ठगा है और इन्होंने युवाओं को चला है, महिलाओं को चला है। इनके भाजपा के नेता बलात्कार में अरेस्ट हो रहे हैं। पीएचयू में भी 3 नेता जिनके फोटो मोदी जी के साथ वायरल हो रहे हैं, योगी जी के साथ वायरल हो रहे हैं। सर, क्या आपको पता है कि पीएमओ ने पूरी रिपोर्ट मांगी थी कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो? किसने मांगी थी? सर पीएमओ ने बकायदा इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। 60 दिन आप नैरेटिव सेट कर रहे, गुड, बट सर पूरी खबर बताइए। ये पीएमओ ने अपने संज्ञान में लिया कि उनका संसदीय क्षेत्र है, उन्हें जानकारी हो और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ठीक है रवि अरोड़ा जी, अभी हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे, मैंने आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बता दिया। जावेद जी, रवि अरोड़ा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, इस वक्त जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने उठाया, कार्यकर्ताओं के जहन में क्या चल रहा है, हर राज्य में बैठे नेता के जहन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए उन्हें दिल्ली नहीं बुलाना, वहां पर जाना है और स्थिति का जायजा लेना है, दौरे करने हैं। क्या वो चुनावी मूड इस वक्त कांग्रेस में है, या फिर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में बुलावा आ रहा है, आईएनसी के अंदर मीटिंग होते हुए नजर आ रही है? जी रवि अरोड़ा जी। जब चुनाव चल रहे थे तो आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी बिजी थे और कई मंचों पर नहीं पहुंच पाए। और ऐसे में अब भारत न्याय यात्रा जिस प्रकार से उन्होंने शुरू की है और जिस प्रकार से मणिपुर से, मतलब ये पूरा जो आप एजेंडा देखेंगे इनका, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं यह पूरी तरह से परिपक्वता नहीं दिखा पाता, क्योंकि जनता के बीच में जब तक आप ग्राउंड जीरो पर जाकर नहीं दिखेंगे, उनके बीच में जाकर बात नहीं करेंगे, तब आप कोई भी बात, अपनी बात आम कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और ऐसे में अगर आप डिसीजन ऊपर बैठ के ले रहे हैं, जी हमने इंडिया अलायंस कर लिया है, लेकिन सर बात रवि जी वही आ जाती है ना कि सब कुछ राहुल गांधी जी थोड़ा कर देंगे, हर एक जिम्मेदारी राहुल गांधी पे क्यों? जब आप एक फेस बना रहे हैं राहुल गांधी जी, ठीक है वो यात्रा कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क कहाँ है? कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए नेता कौन है? वो खड़गे हैं ना, वो कहां जा रहे हैं दौरे पर? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं वही बात तो कह रहा हूं, क्योंकि आज कांग्रेस की वो हालात हो चुके हैं कि पूरा एक जो है गांधी नेहरू परिवार पर आकर अटक गया है। बेशक से खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर के तौर पर राहुल गांधी जी को ही देखती है दुनिया। और कांग्रेस के अंदर जो पहले के पुराने नेता थे वो कहीं ना कहीं दरकिनार होते नजर दिख रहे हैं। तो ऐसे में देखिए गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, किस कारण छोड़नी पड़ी? काफी कई बार इस प्रकार की बात उठी है कांग्रेस के अंदर कि उन नेताओं को भी आगे लाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से सिमट कर रह गई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैं नहीं समझता कि पूरी तरह से डिसीजन मेकर कह सकते हैं, क्योंकि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उन पुराने नेताओं को मंच पर नहीं लाया जाएगा, उनको दोबारा से पूरी तरह से तैयार नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं बोलिए जावेद जी, बोलिए जावेद जी, बोलिए, कमी होती नजर आ रही है। बोलिए जावेद जी। रवि भाई जो है ना कंट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं, विरोधाभास है उनकी बातों में। कभी वो कह रहे हैं कि हमारे नेता जनता के बीच में नहीं जाते, कभी कह रहे हैं वो जो भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली है वो गलत समय पे है या गलत उसका तरीका है, उसको इमेच्योर बता रहे हैं। ये भाई 6200 किलोमीटर की यात्रा है, जनता से डायरेक्ट संवाद होगा। इससे बड़ी तो यात्रा पूरी दुनिया में किसी नेता ने नहीं की होगी देश के मुद्दे उठाने के लिए।
और राहुल आप कह रहे हैं नेता जनता के बीच में जाते हैं, अभी राहुल जी अग्निवीर वालों से मिले थे। लेकिन जावेद जी क्या कांग्रेस ने इंट्रोस्पेक्ट किया, आत्मचिंतन किया कि वो यात्रा भारत जोड़ो जो की थी उसके बावजूद भी हार मिल गई आपको? हर चीज हार जीत से आकलन नहीं होता, हर चीज हार जीत से आकलन सर नहीं, हर एक चीज हार जीत होती है, आपको ये मेंटालिटी लानी पड़ेगी सर, तभी चुनाव जीतेंगे सर। जी मैं आपको बता दूं, चुनाव तो हिटलर भी जीतता था, आज उसके जो जितने भी वंशज है सब माफी मांगते फिर रहे हैं। खाली चुनाव सर आप जो बातें कह रहे हो बहुत डिप्लोमेटिक है सर। डिप्लोमेटिक नहीं है, कुछ चीजें विचारधारा के लिए होती है, कुछ चीज जनता के मुद्दे उठाने के लिए होती है। हम बिल्कुल सर विचारधारा क्या है? INDIA की कोई विचारधारा नहीं है सर। दक्षिण में बैठा नेता कुछ और कह रहा होता है, उत्तर में बैठा कुछ और होता है, कांग्रेस का कर्नाटक इकाई कुछ और कहता है, तो यहाँ पर बैठा मध्य प्रदेश में नेता कुछ और कहता है। सर आइडियोलॉजी तो नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ही है ये जावेद जी। ये तो भाजपा के नेता भी कहते हैं, इनकी कुछ इकाई कुछ कहती है और सेंट्रल इकाई कुछ कहती है। अभी कर्नाटक का जो ट्विटर हैंडल था इनका, इन्होंने भगवान राम को मोदी जी के बराबर में छोटा दिखा दिया और मोदी जी को बड़ा दिखा दिया, फिर बाद में इन्हें हटाना पड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी रोज बयान देते हैं। ये तो लोकतंत्र क्या है? डिवीजन, मत का डिवीजन ही तो लोकतंत्र है। अगर हमारे विचार भिन्न नहीं होंगे तो क्या है? अगर विचारधारा, अगर पीडीपी के साथ इन्होंने क्यों सरकार बनाई? अगर विचारधारा थी, इन्होंने तो आरएसएस वालों ने तो सिंध में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सरकार बना ली थी मुस्लिम लीग के साथ। इनकी क्या विचारधारा है? हमारी विचारधारा सत्य की, अहिंसा की और सर्वोदय की है, और जो सर्वोदय के लिए काम करेगा उसका स्वागत है। और दूसरी बात मैं बता दूं, भाजपा वाले बार बार ये कह रहे हैं मेरे बड़े भाई कि हम काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं तो देश को कर्जदार क्यों बना दिया? यहाँ पे 5 पैनलिस्ट बैठे हैं, सब पे चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। समय में इतनी इजाजत दे पा रहा है, आप चारों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की, बहुत ज्यादा शुक्रिया आप चारों का। लेकिन इस वक्त आज का सवाल सबसे बड़ा यह है कि 24 की रणनीति में आगे कौन चल रहा है? आज 1 तारीख है, अभी तक कांग्रेस ये नहीं तय कर पाई है कि कहां पर कितने उम्मीदवार उतारे जाएंगे, सीट शेयर कैसे होगी। अभी से यही सुनने को मिल रहा है कि 14 तारीख को, उससे पहले सीट शेयरिंग हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने शायद दक्षिण भारत के अंदर अभी मंथन ही नहीं किया। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज़।